हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं ओम्स लॉ का कंटिन्यूएशन में, और बेसिकली लास्ट टाइम हमने सिर्फ इसका बेसिक समझा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, कैसे होता है, उसका हमने आज लिखा। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन लास्ट टाइम बताया था, वही बोलती है कि भैया जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, अभी इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे जो हमने एक्टिविटी लास्ट सेशन में समझी थी, कि जो इसमें पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, वो पोटेंशियल का डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। दैट मीन जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो ये क्या कहता है? स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर और एनी वायर और एनी मेटेलिक कंडक्टर, जिसमें से करंट फ्लो हो सके। तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक होता है कंडक्टर्स में से करंट फ्लो हो सकता है, चार्ज फ्लो हो सकता है। दूसरे होते हैं इंसुलेटर जिसमें से फ्लो नहीं हो सकता, और तीसरे होते हैं आपके सेमीकंडक्टर, तो थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, एलॉयज के बारे में डिस्कशन करेंगे बाद में। अच्छा, एलॉय को हम लोग फिलहाल अभी आप सेमीकंडक्टर कैटेगरी में लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर एलॉय, लेकिन दोनों अलग होते हैं, वो 12th में बेटर समझ आएगा। अभी आप फिलहाल सेम कैटेगरी में ले लो। कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। द करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, वो मत कर देना मिक। डिफरेंस एंड, अच्छा ये समझ आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। सो अब अच्छा एक बात रह गई। द कंडक्टर, इफ जगह है तो प्लीज लिख लेना गड़बड़ हो गई, जगह तो लिख लेना। इफ टेम्परेचर, वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टी आता है बट 10th क्लास में इफ टेम्परेचर रिमेन सेम, ओहो, टेम्परेचर रिमेन सेम या टेम्परेचर रिमेन्स द सेम आएगा, रिमेन्स, अरे वो पास इंडेफिनिट भाई, रिमेन सेम, टेम्परेचर रिमेन सेम। इसका लॉजिक बताऊंगा बाद में आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बी प्रोपोर्शनल टू आई, आई को नीचे ले जाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है? आर। आर बेसिकली इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, वेयर आर क्या होता है? आर है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर। वेयर आर इज रेजिस्टेंस। तो एग्जाम में अगर आए व्हाट इज ओम्स लॉ, तो ग्राफ ऐसा बनाएंगे। अगर ओम्स लॉ ग्राफ आएगा तो ये डायग्राम, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये डेफिनेशन, इतना तो मैं तो कहूंगा लिख दो। टाइम है तो अच्छी बात है, लिख दो, नहीं है फिर भी लिख दो सर फिर कैसे लिख दे, टाइम नहीं है तो हमारे पास। तो ये सबने लिख लिया। हाँ, जो वीडियो देख रहे हैं बाद में वो पॉज करके लिख लें, और जो लाइव क्लास में वो लिख ही ले। तो मैं लिख लिया तो सब लोग हैंड रेस करो, फिर मैं आगे से मिटा के अगला बताता हूँ। गुड। कोई रह गया है तो बताओ, चैट में लिखो कोई रह गया हो तो। मेरे लैपटॉप के बैड नेटवर्क है। आज मैं नेटवर्क की वजह से परेशान हूं। नेटवर्क चले जाते, बिल्कुल खत्म हो जाते, मना कर देता है, रहने दो तुमसे ना हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें ये समझ आ गया ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, ओम्स लॉ ग्राफ कैसे बनता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम ये समझते हैं ओम्स लॉ एक्चुअल लाइफ में कहना क्या चाहता है। ओम्स लॉ कहना क्या था वो देखते हैं एक बार। देखो जरा एक बार से मिटा दूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कर चुके, ऐसे तो वीडियो रिकॉर्ड है, बाद में भी देख के कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ के बारे में आप ये बातें तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। ठीक है नेक्स्ट हो, देखो भाई, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे पास। ओम्स लॉ एक्चुअली क्या कहना चाहता है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं ओम्स लॉ एक्चुअल में क्या कहता है। तो ओम्स लॉ ये बताना चाहता है कि आपके पास 3 वायर है। कंडीशन देखना बड़ा, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आपके पास 3 वायर है, ठीक है, और हम लोग ये सिर्फ एग्जांपल के ले रहे हैं, मतलब इसको कोई लिखना नहीं एग्जाम के अंदर आपको, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, 3 वायर है अलग अलग। मैंने बोला इसका जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ का जो वोल्टेज डिफरेंस है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 100 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है 300 वोल्ट।
इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, इसमें करंट है I3। तो जो बच्चे लाइव क्लास में वो आंसर देना शुरू करेंगे, ठीक है, मैं कोई भी आंसर दे सकता है, मतलब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं। तो कौन आंसर देगा? अच्छा, जो आंसर देना चाहता है वो हैंड रेस करे। पहले क्वेश्चन पूछो, अपनी बेइज्जती हम ऐसे नहीं कराएंगे। देखो हो क्या रहा है, एक्चुअली जितना इजी लग रहा है ना कि इसका आंसर आपने I3 दे दिया, ठीक है, काफी बच्चों ने दिया, काफी बच्चों को लगा इसका I3 आंसर होगा, ठीक है, वो इट्स अप टू यू। बट प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम पता है क्या, समझो, आपने जो I3 आंसर दे दिया, यहाँ पर ये I3 आंसर है, ठीक है, आपने बोला ये ग्रेटर होगा, बट लॉजिक समझो मेरा, बट I3 के ज्यादा या कम होने का नहीं है। आपने ये नहीं पूछा कि तीनों वायर का मटेरियल क्या है, क्या क्या तीनों वायर इक्वली करंट को अलाउ करने जाने के लिए। एक सिंपल लॉजिक, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है, अभी एक सबको समझ आ गया कि भाई हमारे पास तीन कंडीशन है, जिसमें हम अभी मिटाऊंगा नहीं इसको, ये तो एज इट इज रहेगा, एक इसके साथ में एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। लपित क्या हुआ, एक बार एक रेस हो रही थी, और रेस में ऐसा नहीं था कि आपको जल्दी पहुंचना है, देर में पहुंचना है, रेस का सिर्फ एक लॉजिक था, एक मैराथन में होता है कि आपको पहुंचना है, कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, यहां पर तीन रास्ते थे, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2 और रास्ता नंबर 3। तो रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2 और रास्ता नंबर 3, तीन रास्ते थे। आपको बोला गया भाई अब तीनों रास्तों में से कहीं जाओ, और आप यहां पर, ये आपकी वो है एंड लाइन है, और यहां तक पहुंच जाओ, तो आप तीनों रास्तों जा सकते हो। अब तीनों रास्तों के बारे में समझो, तो तीनों रास्ते हैं, यहां से आपने चलना शुरू करा, लो दिख रहा आपको मेरा वही हमेशा की तरह अच्छा वाला कार्टून, सबको दिख रहा होगा पता नहीं दिख रहा है, देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा ठीक है, दिख रहा है सबको, एक चुन्नू मुन्नू सा, गुड। हाँ, तो ये जो चुन्नू मुन्नू भागना शुरू करेगा यहाँ से। अब यहाँ पर देखो, ये पहला रास्ता है, ये जंगल है, लोग हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है, तो जंगल, फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट नहीं जंगल है, जंगल मतलब प्रॉपरली जंगल है। इस प्रॉपरली जंगल का मतलब यहाँ पर शेर हो सकता है, भालू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला रास्ता, ये कच्ची मिट्टी का रास्ता है, मिट्टी का रास्ता है, यहाँ रेत है, मिट्टी है, कीचड़ है, सब कुछ है, और ये बिल्कुल बेहतरीन रोड है, बहुत बढ़िया वाली रोड है, ठीक है भाई, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल में मतलब बेवजह दे रहा हूँ, कोई लॉजिक होगा उसके पीछे, ताकि आप चीजें याद कर सको। तो हुआ क्या, यहां से इंसान भागेगा, इसको पता है कि रास्ता जंगल वाला है, रास्ता मिट्टी वाला है, रास्ता प्लेन रोड है, जबरदस्त रोड है, और इसको पैदल ही जाना है, सीधी सी बात है, मैराथन चल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें मेरे को क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक बहुत कॉमन लॉजिक है कि भैया ये जो इंसान होगा, इसके यहाँ पर किस रास्ते से जाने के चांस ज्यादा है। तो बहुत कॉमन लॉजिक है भैया, इस पर्सन के इस यहां से जाने के चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज टू पाथ। ये बात सबको समझे, हैंड रेस करो, समझ आई तो गुड, सिंपल। तो सीधी सी बात है, लोगों को समझ आया भाई जंगल से क्यों जाएगा, कोई भाई डेडलाइन होती, शॉर्टकट होता, चले जाता, ये रास्ता भी उतने बड़ा, ये रास्ता भी उतने बड़ा, ये रास्ता भी उतने बड़ा। दैट मींस जैसे ये रास्ता इस इंसान की आपकी जो रेस, मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, स्पीड है, उसको रोकेगा भाई, कि क्यों भाई, जहां पर ज्यादा डेंजरस है इसलिए ये भी कुछ रोकेगा, बट ये नहीं रोकेगा, तो इस इंसान के यहां से जाने के चांसेस ज्यादा है। बच्चों सेम तरीके जब करंट तार के अंदर फ्लो होता है, जब करंट तार के अंदर फ्लो होता है, तो तार की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट को रोके। अब मान लेते हैं ये रास्ता जंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, ये रास्ता मिट्टी वाला है, ये रोड है, तो सिंपल सोचो किसमें से करंट के ज्यादा जाने के चांस हैं, तो आंसर ऊपर वाले में, तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब वोल्टेज ज्यादा होना, करंट ज्यादा होना, दोनों सेम बात नहीं है। ओम्स ने क्या बोला, ओम्स ने बोला भैया वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा, अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा, वोल्टेज कम तो करंट कम। लेकिन ओम्स एक बात बताई और थी, इसमें मैंने लास्ट में लिखा, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने जानबूझ के उसे बाद में लिखा, मैं एक साथ लिख देता आप ध्यान नहीं देते, मैंने लिखा उसमें क्या, इस टेम्परेचर रिमेन द सेम। ये मेरी हैबिट है, मैं सेंटेंस को हमेशा बाद में लिखता हूं, लेकिन बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। तो टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इस तार की प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस क्या है भैया? आपका जो पाथ है उसे रोकना। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना। तो अब तार की वो प्रॉपर्टी, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ वायर, जो अपने अंदर फ्लो होने वाले पाथ, फ्लो होने वाले चार्ज को रेजिस्ट करे, रोके। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? दैट प्रॉपर्टी इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अगर मैं बोलूं इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये रोकेगा करंट को, तो इसमें करंट कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें फ्लो होने वाला करंट कम हो जाएगा। ये नहीं कम रोकेगा तो इसका ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। दैट मींस इट इज complete, the amount of current flow in his wire is depends on voltage as well as the material and the resistance। ठीक है, अब हर वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया समझाने के लिए। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं, ढंग से सुनना। अगर मान लीजिए ये हमारे पास कॉपर का है, ध्यान सुनना, भी समझ आ गया। हमारे पास कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत इजीली उसमें से करंट पास हो जाता है। ये हमारे पास है, मान लेते हैं आपका, आयरन नहीं मानते, ये मान लेते हैं आपका कोई, चलो आयरन मान लेते हैं, तुम्हारे लिए इजी रहेगा। Fe को आयरन कहते हैं, और ये मान लेते हैं वुड, लकड़ी। अब बता दो कौन सा आपका I3 ज्यादा होगा? नहीं, एल्यूमिनियम नहीं मान सकते, बाद में मानेंगे एल्यूमिनियम, बता दूंगा क्यों। अब तुम मुझे सिर्फ ये बता दो, क्या I3 होगा? I3 जीरो नहीं हो जाएगा इस वाले केस में? हैंड रेस करो। गुड। तो अगर इसको वुड मान लिया तो I3 क्या हो गया? जीरो हो गया ना, उसमें करंट थोड़ी फ्लो होगा। एग्जैक्टली, बिकॉज वुड का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, अब आपको लॉजिक समझ आया? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट को रोकती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये बात क्लियर हुई? हैंड रेस करो फटाफट। तो आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, ओम्स लॉ तब वैलिड होगा अगर तीनों के तीनों कॉपर के होंगे, तीनों के तीनों वुड के होंगे, तीनों के तीनों एल्यूमिनियम के होंगे, तब। समझ आया? इसलिए उसने बोला इफ टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर का मतलब, देखो रेजिस्टेंस, ये बात मैं लिख देता हूं, तुम नोट करो, अलग से कॉपी में नोट करो फटाफट। ये सब तो कंसेप्ट समझ आ गया आपको, कंसेप्ट समझ आ गया। अब आपको ध्यान रखना, ओम्स लॉ की वैलिडिटी तब तक है, नोट करके लिखो फटाफट कॉपी के अंदर, नोट। ओम्स लॉ इज वैलिड, ओम्स लॉ इज वैलिड, ओम्स लॉ क्या, V प्रोपोर्शनल टू I बोलना चाहिए, वैलिड इफ रेजिस्टेंस इज सेम। ठीक है, देन V प्रोपोर्शनल टू I। भैया अगर रेजिस्टेंस, ये फिर शॉर्टकट लिखवा रहा हूं जुगाड़, अगर रेजिस्टेंस सेम होगा ना, रेजिस्टेंस सेम होगा तभी V प्रोपोर्शनल I वैलिड रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, देन V प्रोपोर्शनल I, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। बात समझ आ गई? और भैया देखो, 12th क्लास में रिलेशन है, अभी 10th में नहीं है, 12th में रिलेशन है, वो बस बताया तो मैं खाली, रेजिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू T इफ टेम्परेचर इंक्रीज, देखो एरो ऊपर मतलब इंक्रीज, शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है, देन रेजिस्टेंस इंक्रीज, सिंपल लॉजिक। इसलिए भैया टेम्परेचर को सेम रखने को बोला ओम्स ने बोला भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा। बात समझ आई? अरे कितने लोगों को मेरी वीडियो नहीं दिख रही है? हैंड रेस करना। So the most important topic is on what factor is depend। तो भाई समझना पड़ेगा भैया रेजिस्टेंस वायर का किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। और दूसरी कोई इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि हमारा जो जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो पहले हमें समझना पड़ेगा वायर जो होती है उसकी शेप क्या होती है। तो हम लोगों ने लास्ट कई सेशन में हमने बहुत डिस्कस किया था, ऑफलाइन किया था, ऑनलाइन वो तो मुझे याद नहीं, वो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ तो समझ लो। आज वायर की शेप होती है सिलिंड्रिकल, और किसी भी सिलेंडर के जो जो पैरामीटर हैं उन सारे फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो भैया किसी भी सिलेंडर में एक होती है लेंथ,
ओहो, सिलेंडर तो पता होगा। सिलेंडर, मेरा एक दोस्त था, उसकी बॉडी शेप थी सिलेंडर की तरह, वो बीच में सबसे मोटा सा था। ठीक है, और ये होगा इसका क्या एरिया, ये देखो ये एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये वाला, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, जो आपको टेबल में लिखवाया था, दैट इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, दिख रहा है। और तीसरा होगा भैया ये किस मटेरियल से मिलके बना है। तीन फैक्टर हो गए जी, मटेरियल ऑफ वायर, ये नोट कर लेना, सब इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, अब सुनो यहां पर इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब भैया आप बड़े हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई भी ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, आप बड़े हो रहे हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, अर्थात भैया रेजिस्टेंस अगर आप करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के, आर प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरी बात, सेकेंडली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओहो, ये क्या होता है? अरे ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो यहां समझो, ये बोतल दिख रही सबको, हैंड रेस करो, दिख रही है? तो ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें हैंड रेस वाली कौन सी बात है? सुनो, ये एक बात बताओ, ये बोतल का ये एरिया कैसा है? चौकोर है? नहीं, रेक्टेंगुलर है। ये एरिया कैसा है बताओ फटाफट जल्दी बताओ, एरिया कैसा है वाला, चैट में बताओ फटाफट जल्दी। बोतल का ये वाला एरिया कैसा है? हाँ, अंधे को दिख जाएगा, सर्कल है ये। पानी पी लो, मैं ऑब्वियस सर्कुलर है, तो ये वाला एरिया सर्कुलर होगा, गोल। वाह वाह, गोल है। तो दैट इज आर प्रोपोर्शनल। भैया जी, हाँ भैया मैसेज सेंड नहीं हो रहे। अरे कोई इशू नहीं है, कोई अगर सेंड नहीं हो टेंशन ना ले, मैं उसका देख लूंगा बाद में भी, तू क्या दिक्कत आ रही है बता दूंगा तेरे को। अभी तू मुझे बोल के बता दिया कर। अच्छा बता कैसा था? ये सर्कल, ऑब्वियस सर्कल। तो मैं कह रहा हूं ये तो कॉमन सेंस वाला है, यहाँ को टेंशन ना ली, टेंशन नहीं। देखो वापस आओ, देखो तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या है? ए है। अब एरिया जो होगा भैया वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? कितने बच्चे इस पे जुआ खेलना चाहेंगे मेरे साथ? वेरी गुड, हाँ जीत जाओगे बेटा, आज दिवाली वाला चल रहा है। एरिया पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? आज मैं आपको नया फॉर्मूला और बताता हूं, समझो बच्चों। और अथवा पाई डी स्क्वायर बाई 4, लो, वेयर आर इक्वल टू क्या है? रेडियस, और डी क्या है यहां पर? डायामीटर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कहोगे तो बाद में प्रूफ भी करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, तो बाय 1 and 2 हमें क्या समझ आया? R इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई A। दोनों को मिक्स हो यार, इनवर्सली लिखना था भैया, गलती हो गई। देखो यही मिस्टेक हो जाती है। यहां क्या लिखा मैंने? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहां क्या 1/A आना चाहिए ना। हाँ, अभी मैं फिलहाल किसी की चैट नहीं पढ़ रहा, अभी सिर्फ पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब प्रोपोर्शनल हटाना है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लेके आनी है, तो हमने कहा भाई R इज इक्वल टू रो। याद आ रहा है? रो सिंबल में लिखवाया था, हाँ इसलिए वो पहली क्लास दी थी ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। R इक्वल टू रो L बाई A। अब लिखता हूं वेयर सिंबल का क्या नाम क्या है? इसको कहते हैं RHO, रो। रो इज कॉल्ड, याद करो टेबल बनवाई थी पूरी की पूरी। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो भैया 3 फैक्टर पे डिपेंड करो। तीसरा फैक्टर क्या जाएगा हमारा? तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर, it is inversely proportional to area of cross section, it is also depends on it is also depend on, nature of material,
मतलब भैया कॉपर है, चांदी है, वुड है, क्या है? सबको दिख रहा है नेचर ऑफ मटेरियल। और चौथा डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर, यहां तक हमारा ये आधा पार्ट हो गया। अभी इसको इन कॉन्सेप्चुअल वे में हम डिस्कशन आज की क्लास में नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसके बाद तो इंटरनेट का भी थोड़ा इश्यू चल रहा है अभी। तो अभी यहीं तक लिख लो। तो हमारे कितने फैक्टर पे डिपेंड करा? रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे। नंबर 1 लेंथ पे, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया पे, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। इनवर्सली भाई बड़े होने के साथ साथ तुम्हारी शरारतें कम होती जाती हैं। बड़े होने के साथ साथ तुम्हारे खेलने कूदने का टाइम कम होता जाता है। बड़े होने के साथ साथ वह तुम ज्यादा सोते हो, लेकिन सोने का टाइम कम होना चाहिए, है तुम्हारा तो बढ़ रहा है वैसे आजकल, लेकिन तुम्हारे सोने का टाइम क्या होना, कम होना चाहिए, है ना। घर वाले कहते हैं ना 8 घंटे नहीं 6 घंटे सो। हाँ, स्वान निद्रा बको ध्यानम, कुत्ते ऐसी नींद लो कभी उठ जाओ। आओ यार सुनो, कहते हैं मानता कौन है, मानो सो रहे हैं चुपचाप शांति से, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे आगे। आगे सुनो, तो आर बराबर रो एल बाई ए हो गया, बात समझ आ गई, गुड। और तीसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा है, और वो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो रो, उसी को बोलते हैं हम लोग। और तीसरा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नोट में लिखवाया था। तो भैया ये बात नोट कर लो। बाकी जब क्वेश्चन एनसीईआरटी में आएगा, एनसीईआरटी में पेज नंबर 209 पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, लिख लो चाहे तो होमवर्क के लिए। होमवर्क, होमवर्क पेज 209, रुक जाओ 2 मिनट भी हटूंगा, पेज 209 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बहुत ज्यादा बोर्ड भरा जा रहा है आजकल, फटाफट नोट करो। तो आज ही क्लास यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।